नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस, लेकिन उससे पहले शुरू करते हैं आज का जो एक मोटिवेशन आर्टिकल है द स्पीकिंग ट्री का, जिसका नाम है हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो देखिए, कोविड-19 के चलते जो ये पैंडेमिक जो है महामारी है, जिसकी वजह से जो एक तरह का स्ट्रेस जो है हर एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बात की गई है कि हमें हैप्पीनेस की ऊपर फोकस करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम खुशियाँ बांटेंगे उतनी ज़्यादा खुशी हमें भी मिलेगी, हम भी हेल्दी रहेंगे, दूसरों को भी अगर हम खुशी बांटेंगे तो वो भी हेल्दी हो सकते हैं। उनकी जो माइंड है, जो सोच है, वो पॉजिटिव हो सकती है। तो यहाँ पर बात की गई है, अगर किसी के पास हैप्पीनेस है तो उसको अपनी हैप्पीनेस दूसरे के साथ बांटनी चाहिए। जैसे एक मोमबत्ती के पास अगर लाइट है, उजाला है, तो वो और भी बहुत सारी मोमबत्तियों को जो है उजाला दे सकती है। तो एक छोटा सा कोट भी यहाँ पर बोला गया है कि हैप्पीनेस नेवर डिक्रीजेस बाय बीइंग शेयर्ड। कभी भी जो खुशी है बांटने पर कम नहीं होती, लेकिन जो दुख है वो बांटने पर कम होता है। तो ये शेयरिंग की जो चीज़ें हैं, जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, जो खुशियों के पल हैं, उनको बांटना चाहिए। तो यहाँ पर आगे बात की गई है कि ये जो हैप्पीनेस बांटना है, ये भी एक परोपकारी का काम है, ये भी एक अच्छाई का काम है, जिसको कि हमें करना चाहिए ह्यूमैनिटी के लिए। अगर हम करेंगे तभी हम जीने के लिए एक अच्छी प्लेस बना पाएंगे विश्व में। उसके आगे बोल रहे कि जो हैप्पीनेस है, इसका बहुत ही गहरा मतलब निकलता है हमारी लाइफ में। अगर हम खुश रहेंगे तो तभी ही हम दूसरों को खुश कर पाएंगे, दूसरों को हैप्पी रख पाएंगे। ऐसा माहौल बनाना है। आगे और बात बोली गई है कि जो परोपकारी है, मतलब जो किसी का अगर हम भला करते हैं, किसी को खुशी देकर, तो वो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है। हम उसको किस तरीके से करते हैं। अगर किसी क्रिएटिव तरीके से करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है और बढ़िया होगा, और एक तरह का ये गिफ्ट होगा हमारे लिए, जो कि परमात्मा ने हमें दिया है, अगर हम किसी ढंग को, किसी चीज़ को क्रिएटिव तरीके से करते हैं। उसके आगे और बात की गई है कि अगर आप ऐसे काम करते हैं, अच्छाई के काम करते हैं, तो आप जो है एक गुडनेस मोड में चले जाओगे। तो उस मोड में रहकर आप जो भी काम करोगे, आपको कोई किसी चीज़ की शिकायत नहीं रहेगी भगवान से। आपके अंदर कोई और इच्छाएं जो हैं वो उत्पन्न नहीं होंगी। आप एक तरह से पूरे आज़ाद होके आप अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा थॉट आपको नहीं आएगा जो आपको अपसेट करेगा और आपको जो है निराशा की ओर लेकर जाएगा। तो इस चीज़ को हम तभी, इस मोड में हम तभी जाएंगे जब हम हैप्पीनेस की जो इस एक्ट को बार बार करेंगे। एक ही बार करने से हम इस मोड में नहीं जा सकते। इसकी सोच, इसको अगर हम दिमाग में डालेंगे तो हमारा एक एटीट्यूड बनेगा, जिसको हम पॉजिटिव एटीट्यूड कह सकते हैं। उस पॉजिटिव एटीट्यूड से ही आगे हम जो है इस मोड में एंटर हो सकते हैं, जिसको हम गुडनेस मोड बोल रहे हैं इस आर्टिकल में। आगे लास्ट में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि हम जब भी ऐसे काम करेंगे तो हमारी चिंताएं जो है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, दूर चली जाएंगी, और उल्टा हमें जो है और हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी, और हमारे चेहरे पे एक रौनक होगी। और अगर कोई भी हमारा चेहरा देखेगा तो वो भी जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें अपनी पर्सनैलिटी बनानी है। एक तो इससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमारे माइंड की हेल्थ अच्छी होगी। ज़्यादा सोचने से जो है दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। अगर हम कम सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे और सही काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, जो हम कर्म करते हैं, इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ के ऊपर। अगर बुरा करेंगे तो वो एक तरह से कोई बुरी सोच बनकर दिमाग में घुस जाती है। अगर अच्छा करेंगे तो वो पॉजिटिव माइंड को और डेवलप करती है, और हमारी जो आज़ादी है, जो रूह की खुराक है, उसको और बड़ा करती है। और एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी के हमें कुछ एसेंशियल रूल्स बनाने चाहिए। सबसे पहले मेक श्योर टू कंटेन द कॉस्ट ऑफ गिविंग।
Second, be sure to use value enhancing strategies. और third and finally, make sure that you see the impact of your generosity. तो ये 3 impacts की बात, 3 rules की बात की है ऑथर ने। तो आई होप आपको ये द स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल अच्छा लगा होगा, तो आपको मोटिवेशन मिला होगा। सो आगे हम आर्टिकल शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट आर्टिकल है ये है नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की। तो यहाँ पर इसको ऑथर की तरफ से काफ़ी सराहा गया है। जो इस पॉलिसी के कुछ अंश हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर जो ऑथर बात कर रहा है वो कह रहा है कि अभी जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, जो उसके गोल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनका स्वागत किया जाता है। जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो कि आउटसाइड नैरो डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज है, मतलब जो बच्चे हैं उनके अंदर जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती, जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप नहीं हो पाती। जो बच्चे आज के समय पढ़ाई कर रहे हैं, अभी का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें मोस्टली इतना ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे इस सिलेबस को कवर अप करने के लिए ज़्यादातर क्रैमिंग करते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो सिलेबस को समझकर उसको प्रैक्टिकली जो है आगे काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर बच्चे अगर क्रैमिंग करेंगे तो क्रैमिंग करने से वो वही लिखेंगे जो उन्होंने पढ़ा है, और अपने दिमाग के अंदर एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं सभी नए रूल्स के ऊपर जो है एजुकेशन पॉलिसी आई है, और यहाँ पर आगे बात की गई है कि यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज होगा टू स्किल तक, कि हम जो नॉलेज से हम कोई काम सीखें, उसके बाद फ्रेश चांसेस हैं कि हम नॉलेज गेन करें और अपने स्किल्स को जो है रीन्यू करें। उसके बाद जो होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है, जो हायर लेवल के ऊपर जो एजुकेशन आती है, वहाँ पर बात की है कि वो भी स्कूल्स के ऊपर जो है इम्पैक्ट डालती है। उसके आगे पॉलिसी के बारे में बात की गई है कि पॉलिसी जो है वो उसका जो पॉलिसी का जो रुख है वो एक तरह का सेंट्रलाइजेशन की तरह लग रहा है कि एक ही जगह पर उसका केंद्र बिंदु बनाया हुआ है। उसके बाद जो फॉर प्रॉफिट एजुकेशन है, इसके साथ लड़ने की बात की गई है कि ये फॉर प्रॉफिट एजुकेशन मींस मोस्टली जो प्राइवेट स्कूल्स आप देखते हो इंडिया में, वहाँ पर जो भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वो कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। उनके पास प्रॉफिट आता है, करोड़ों का प्रॉफिट होता है, एक साल में करोड़ों का टर्नओवर होता है, और वहाँ पर एक तरह का जो है बिजनेस चलता है। लेकिन इसके उल्ट जो अगर हम बात करें, जो पब्लिक सर्विस के लिए सरकार ने इदारे बनाए हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर फीसेस बहुत कम होती हैं, लेकिन जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी भी जो है सही होती है। पहले के ज़माने में थोड़ा अलग था, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है। सब कुछ जो है गवर्नमेंट जो है अपने वॉच के अंडर रखती है कि कौन सा गवर्नमेंट इदारा कैसे चल रहा है। तो अभी के दिनों में अगर बात करें तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स की एजुकेशन है वो काफ़ी बढ़िया हो चुकी है। और दूसरा, जो पेरेंट्स को फ़ायदा ये है कि वहाँ पर फीस कम लगती है, और जो टीचर्स वहाँ पर सिलेक्ट होकर आते हैं वो भी वेल एजुकेटेड होते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल्स सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के ऊपर, और उनका काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्हीं कामों के ऊपर लगता है। गवर्नमेंट स्कूल्स जो है बहुत कम फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पर वो पेरेंट्स को बुलाते हैं और जो है अलग अलग जो है डांस शोज बच्चों के करवाए जाते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में इन सब चीज़ों की भरमार होती है, एजुकेशन कम होती है, बच्चों को इन कामों में ज़्यादा उलझाया जाता है। यहाँ पर मैं कोई टैलेंट को एक्सप्लोर ना करने की इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा जो फंक्शंस किए जाते हैं, जिसके नाम पर ह्यूज फंड्स जो है कलेक्ट किए जाते हैं पेरेंट्स से, उनके बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। उसके आगे गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को ध्यान में रखा है कि जो फॉर प्रॉफिट एजुकेशन है इसको थोड़ा सा जो है इसके ऊपर नकेल कसी जाए, तो इसके बारे में भी ऑथर ने इसको सराहा है। उसके बाद चाइल्डहुड एजुकेशन की बात की गई है, वहाँ पर जो है रीऑर्गेनाइज करने की बात की गई है 5+3+4 फॉर्मेट को।
तो जो फर्स्ट स्टेज है लर्निंग की वो 3 साल की उम्र में बोला गया है कि स्टार्ट कर देनी चाहिए बच्चे की। उसके आगे जो उनका फोकस है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, उसको भी वेलकम किया गया है कि स्टार्टिंग में ही बच्चों को जो लिटरेसी है वो पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। उनके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो नंबर्स वो पढ़ते हैं, उनको भी उसके ऊपर भी फोकस करने की यहाँ पर बात की गई है। इसके अलावा और जो फोकस यहाँ पर किया गया है वो है जो हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स हैं बच्चों के, और जो सॉफ्ट स्किल्स हैं इनको भी बच्चों को सिखाने की बात की गई है। देखिए, थ्योरेटिकल चीज़ पढ़नी ठीक है, लेकिन स्किल्स तभी जो है इम्प्रूव कर सकते हैं जब उसी थ्योरेटिकल को थोड़ा प्रैक्टिकल कर कर देखेंगे। तो इंडिया को अभी फोकस करना चाहिए कि जो थ्योरेटिकल बच्चे पढ़ते हैं उससे ज़्यादा फोकस जो है टाइम टेबल में प्रैक्टिकल करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल करने में ही एंजॉय मिलता है, बच्चों को मज़ा आता है। जैसे बच्चों को खेल कर मज़ा आता है, वैसे अगर थ्योरी को भी हम प्रैक्टिकली करवाएं तो ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा जल्दी बच्चा गेन कर लेता है। ऐसे ही बच्चे अगर जाके साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, इंजीनियर बनते हैं। तो उसके आगे जो बात की है कि जो इस एफर्ट को अगर हम समझें तो यहाँ पर जो बच्चों के ऊपर बर्डन है उसको भी कम करने की बात की गई है। आगे जो बोर्ड एग्जाम्स की बात की गई है कि ये भी कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में ये अपनी प्राइमेसी जो है वो खो सकते हैं और यहाँ खो देंगे। आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक नया प्रपोजल लेकर आई हुई है जिसको हम बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम क्या होगा कि जो भी रिक्रूटमेंट के लिए टेस्ट होंगे वो सारे के सारे जो है उसकी जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की होगी आने वाले समय में। अभी ये प्रपोजल है, इसका कोई भी अभी फाउंडेशनल ढांचा जो है अभी तैयार नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो यहाँ पर शिफ्ट किए जा सकते हैं आने वाले समय में, और हायर एजुकेशन में अगर एडमिशन लेनी है, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना है, तो उसके लिए ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यही जो है टेस्ट कंडक्ट करने का काम करेगी। जैसे अभी आप अगर स्कूलिंग के बाद जब यूनिवर्सिटी में या ग्रेजुएशन में किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको एडमिशन मिलती है रैंक के हिसाब से। तो रैंक मिलता है जो ट्रिपल का टेस्ट होता है, जिसके अलावा और भी जो मेडिकल के जो एग्ज़ाम होते हैं वो टेस्ट में अगर रैंकिंग अच्छी आती है तो आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है। तो वो सभी टेस्ट जो है आने वाले समय में जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है रिक्रूट करने वाली है। उसके आगे जो फॉर प्रॉफिट एजुकेशन है और जो फीस रेगुलेशन है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। जो मैंडेट है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सोशली एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स, ये भी अच्छी बात है, विच इज़ बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। सो यहाँ पर जो गरीब बच्चों को पढ़ाने की अगर बात करें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की कैपेबिलिटी से कहीं परे हैं, लेकिन हर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर हम बात करें तो सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसे नहीं हैं। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनके पास काफ़ी पैसा होता है। अगर गवर्नमेंट कुछ स्कीम बनाए, कोई ऐसी प्रोविज़न लेकर आए कि कुछ बच्चों को कुछ परसेंटेज जो बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन दी जाए स्कूल्स में, तो ऐसा हो सकता है। उसके आगे जो है जो बात की गई है फिस्कल कैपेसिटी डेट फेचेस टैक्सेस worth just 16.5% of GDP for the center and the states combined, rising defense demands on the fiscal। So एजुकेशन सेक्टर में GDP की अगर बात करें जो टैक्सेस आते हैं तो 16.5% ऑफ GDP टैक्सेस जो हैं वो यहीं से निकल कर आते हैं, चाहे सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए कंबाइन होके। उसके बाद आगे ऑथर ने बात की है कि इज इट रियलिस्टिक for a state to expect 50% of high schools graduates to enroll in universities if those universities exclude privately funded for-profit bodies। तो क्या आपको लगता है कि 50% तक जो बच्चे हैं जो हायर स्कूल ग्रेजुएट्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल हो पाएंगे? अगर वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जो प्राइवेट फंड लेना बंद कर दें जो कि प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, तो अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर जो है यूनिवर्सिटीज़ में फ़ंड नहीं देंगे तो
क्या गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएगी टैक्सेस जो लेती है एजुकेशन के ऊपर, जीएसटी में, क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू उसके पास आ पाएगा? तो इसके बारे में यहाँ पर ऑथर ने बोला है, एक क्वेश्चन मार्क दिया है। उसके बाद 4 पिलर्स की बात की गई है जिनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, और उसके आगे बोला गया है कि जो कॉलेज की गवर्निंग बॉडीज़ हैं उनको भी जो है रीन्यू करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर उनको आप ऑटोनॉमी दे दोगे, फुली ऑटोनॉमी दे दोगे रीन्यू करने के चक्कर में, उस केस में जो है सही सिचुएशन नहीं बनेगी आने वाले फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आप किसी कॉलेज को आप फुल ऑटोनॉमी देते हैं, सपोज कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, उसको गवर्नमेंट ने फुल ऑटोनॉमी दे दी है, तो उस केस में क्या होगा कि जो क्रूशियल डिसीजंस हैं कॉलेज की बारे में, कॉलेज की मैनेजमेंट के बारे में, वो सारा कॉलेज जो है वो खुद देखता है। इसमें क्या होता है, जो लोअर क्लास जो वर्कर होते हैं उस कॉलेज के, जैसे लैब असिस्टेंट हैं, जहाँ इसके अलावा जो टेक्नीशियंस हैं, उनको जो है कभी भी अगर वो फुल पेमेंट में नहीं है, तो उनको रेगुलर नहीं है, तो कभी भी उनको वो मैनेजमेंट खुद ही निकाल देती है। मोस्टली ऐसे इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि जो प्रोफेसर्स रैंक के अफसर होते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, वो अपना ध्यान पहले रखते हैं और अपनी सैलरी का इंक्रीमेंट पहले देखते हैं, दूसरे का ये कभी नहीं देखते। और जो एजुकेशन भी ये दे रहे होते हैं, उस एजुकेशन में भी ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट्स में अभी तक जो देखा गया है, जो बच्चों की जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो बहुत कम है। सो इस तरह से अगर हम ऑटोनॉमस कर देंगे किसी भी इंस्टीट्यूट को रीन्यू के चक्कर में, तो वहाँ पर अच्छा नहीं होगा, एक तरह का डिजास्टर होगा आने वाले समय में। ये था छोटा सा आर्टिकल जिसमें बताया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल। इस आर्टिकल में बात की गई है कि हमें जो इकोनॉमी है उसको धीरे धीरे अभी अनलॉक करना चाहिए विद सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। अभी क्या चल रहा है कि बहुत गिने चुने जो सेक्टर्स हैं जिनको कि खोला गया है इकोनॉमी में, और काफ़ी सारे जो सेक्टर्स हैं अभी भी जो है बंद हैं, जहां पर कुछ खास इकोनॉमी की एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर बात की गई है जो रियल एस्टेट है, जो स्टील है, सीमेंट है, एविएशन सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी है, कैब हेलिंग सर्विसेज है। यहाँ पर अभी भी जो सिचुएशन है वो गंभीर है, इतनी सही नहीं है, और अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट को चाहिए कि इन सभी सेक्टर्स को भी धीरे धीरे ओपन किया जाए इकोनॉमी में, सेफ्टी मेजर्स को ध्यान पे रखते हुए। उसके आगे यहाँ पर बात की गई है कि ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जो है अभी सिचुएशन इतनी सही नहीं है। ई कॉमर्स जैसे आप फ्लिपकार्ट या इसके अलावा जोमेटो, स्विगी, कोई भी ऐप अगर आप यूज़ करते हो जहाँ पर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, तो वहाँ पर भी अभी डर है। बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिले हैं कि जो कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा है और जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है उसको ही कोविड जो है। और ऐसे केसेस होने की वजह से डिमांड में बहुत सारी गिरावट आई है, जिसकी वजह से जो है इकोनॉमी अच्छे से अभी नहीं उभर पा रही। आगे यहाँ पर बात की गई है कि अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग पार्ट में जो है अलग अलग तरह की कैपेबिलिटी देखी गई है पैंडेमिक से लड़ने के लिए। वो लोग जिनको लॉकडाउन में जो रहना जो है पसंद नहीं है, जिनको सही नहीं लगता, उनको कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, जैसे धारावी और जो दिल्ली है, वो भी हमें जो है बहुत वैल्यूएबल लेसन्स देते हैं, क्योंकि धारावी और दिल्ली दोनों में पैंडेमिक का बहुत ही जबरदस्त कहर मचा है। उसके आगे भी ये बात बोल रहे हैं धारावी और दिल्ली के बारे में, कैसे इन्होंने रिकवर भी किया है। यहाँ पर अगर रिकवर करने की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि टेस्टिंग को उसको बढ़ाया गया है, और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की बात की गई है कि अगर कोई कोविड-19 का पेशेंट किसी दूसरे के कांटेक्ट में आया है तो उस कांटेक्ट को ट्रेस किया जाता है और वहीं पर उसको जो है आइसोलेट कर दिया जाता है, और जो एग्रेसिव आइसोलेशन है इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर और बात की गई है कि
इंस्टीट्यूशनलाइज क्वारंटीन सेंटर्स भी बनाए गए हैं जो लोग मूव कर रहे हैं। उसके बाद जो अभी देखने को मिला है, इन सभी जो सिचुएशंस हैं इनको निपटने के लिए जो भी एफर्ट्स गवर्नमेंट ने किए हैं उससे धारावी में इन्फेक्शन को जो है स्प्रेड होने में थोड़ा सा रुकावट देखने को मिली है, थोड़ी इन्फेक्शन कम हुई है कोविड-19 की। तो इसमें गवर्नमेंट का भी जो है बहुत अहम रोल है। और दूसरा, जो वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स हैं, जो पुलिस है, इन सब का भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर इन्फेक्शन जो है कम हुई है। उसके बाद अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की सिचुएशन भी काफ़ी ख़राब है, इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी वहाँ पर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। गवर्नमेंट ने टेस्टिंग को वहाँ पर बढ़ाया है और जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जो बेड्स उनको बढ़ाया गया है। और गवर्नमेंट ने जो है होम आइसोलेशन की बात की है, अगर किसी को भी आइसोलेट करना पड़ता है तो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है, वो घर पे ही उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। और उस एरिया में जहाँ पर लगता है कि कोविड-19 जो है फैल सकता है तो वहाँ पर जो है पूरी सिक्योरिटी जो है लगा दी जाती है जो कि पैंडेमिक जो है और उन इलाकों में ना फैले। और यहाँ पर और बात की गई है कि जो कंटेनिंग इन्फेक्टेड जोन्स हैं, तो वहाँ पर जो है हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सही तरीके से जो है यहाँ पर हमें इकॉनमी को भी सही तरीके से आगे लेके चलना है और कोविड-19 से भी हमें बचना है। अभी भी जो है नई लॉकडाउन गाइडलाइंस आई हैं जहां पर कुछ एक्टिविटीज़ को जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है जो कि कंटेनमेंट जोन्स में आती हैं। वहां पर जो है नाइट कर्फ्यूज भी लगाए जा रहे हैं जहां पर कंटेनमेंट जोन्स हैं, जहां पर ज़्यादा अफेक्ट है कोविड-19 का। उसके बाद जो रीओपनिंग ऑफ जिम्स और योगा है, यहाँ पर बात की गई है कि इनको सरकार ने ओपन किया है, जो कि सही आइडिया नहीं है। अभी भी जो है पैंडेमिक जो है इतना काबू में नहीं आया है, हमें इन सभी सेक्टर्स को खोलने से पहले सोचना चाहिए। उसके आगे और बात की गई है कि जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, उनको जो है टेस्टिंग की जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवाने चाहिए पॉपुलेशन के। जैसे अमेरिका ने अपनी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन को टेस्ट करवाया है, रशिया ने भी करवाया है, वैसे इंडिया में भी टेस्टिंग हो रही है लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं है। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर टेस्टिंग जो है पूरी तरह रुक चुकी है, टेस्टिंग के लिए जो फंड्स चाहिए वो आगे प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं स्टेट्स को। तो अभी जो सिचुएशन है बहुत ही वर्स्ट है। आगे जो है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की बात की गई है, इसके ऊपर और फोकस करना पड़ेगा। जो वर्क प्लेसेस हैं इनको जो है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के अंडर सही करना पड़ेगा, सैनिटाइज करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, जो मास्क है, इनके ऊपर जो है फोकस करना ही पड़ेगा। ये अभी डेली लाइफ की रूटीन बन चुके हैं, ये एक ह्यूमन लाइफ की अब जिंदगी का एक पार्ट बन चुके हैं, जिसको हम अगर ना करेंगे तो वो हमारे लिए ही खतरा है और हमारी कम्युनिटी के लिए भी खतरा है। उसके बाद लास्ट में ऑथर बोल रहा है, द रीओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी must be supported by a rational policy on how people can work। कि अगर इकोनॉमी को रीओपन करना है तो एक रैशनल पॉलिसी होनी चाहिए जिससे कि लोगों को पता हो कि ऐसे माहौल में अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको काम कैसे करना है, किन चीज़ों को उनको जो है ध्यान रखना है, इसके लिए एक पॉलिसी जो है बननी चाहिए। अगर वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो ये कुछ सेक्टर्स के लिए अच्छा है, तो लेकिन सभी सेक्टर्स की अगर बोलें तो वहाँ पर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होनी है, जहाँ पर ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनने हैं, तो वहाँ पर अकेली मशीन कुछ नहीं कर पाएगी जब तक उसके लिए उसकी सुपरविजन के लिए कोई वर्कर नहीं होगा, कोई इंजीनियर नहीं होगा। तो वहाँ पर तो अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी तभी जो है गाड़ी, मोटरसाइकिल या कोई भी प्रोडक्ट जो है बनकर बाहर आएगा। जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वहाँ पर तो अगर घर पे बैठ के काम किया जाए तो चलेगा। अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें, अगर घर पे बैठकर हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं तो वो काम चलेगा, लेकिन सभी सेक्टर्स में ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें, who need to get their work places,
The onus is on employers to put in standard operating procedures and set up staggered work schedules. तो ये एम्प्लॉयर्स के ऊपर है कि अपने एम्प्लॉयज़ को कैसी वर्क प्लेसेस में वो रखते हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या है, उसका क्या प्रोसीजर वो फॉलो कर रहे हैं और कैसा वर्क शेड्यूल बनाएंगे वो, जिससे कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके ऊपर कोई बैड इफेक्ट ना पड़े। सो यहाँ पर लास्ट में एंडिंग में यही बात बोली गई है कि इकोनॉमिक रिवाइवल जो है वो होना चाहिए, लेकिन जो जिंदगी है उसको प्रोटेक्ट करने के साथ उसको पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। लाइफ पहले है, काम बाद में है, लेकिन काम भी ज़रूरी है। अगर काम पूरी तरह से रुक जाएगा इकोनॉमी में तो इकोनॉमी जो है रिसेशन में जा सकती है, जो कि इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। तो ये था आर्टिकल, आई होप आपको समझ आया होगा। भी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर बात की गई है टाइमिंग की। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि कोई समय नहीं है टाइमिंग के ऊपर डिबेट करने का, क्योंकि जो फिस्कल ईयर 21 है यह अभी जो है कॉन्टिन्यूसली जो है डीप रिसेशन की ओर जा रहा है। अगर हम समय पर जो इसको है स्टिमुलस नहीं करेंगे, सही नहीं करेंगे, अगर गवर्नमेंट को कोई भी नया पैकेज जो है नहीं अनाउंस करती है, तो अभी फर्स्ट क्वार्टर जो है ऑलरेडी खत्म हो चुका है। 1 अप्रैल से 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो सेकंड क्वार्टर का सेकंड मंथ चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टिमुलस पैकेज नहीं आ रहा है। इकोनॉमी जो है पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाई है अभी तक, जिसकी वजह से इकोनॉमी में जो है डिमांड जो है वो अभी तक राइज नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर ऑथर फोकस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को समय पे जो है एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग जो है बात कर रहे हैं फिजिकल स्टिमुलस की, कि इकोनॉमिस्ट जो है हमेशा पसंद करते हैं 3 T's की बात करना। पहले है टाइमली, दूसरा है टारगेटेड एंड तीसरा है टेम्परेरी। सो जब भी हम बात करते हैं स्टिमुलस की, तो स्टिमुलस मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेवेन्यू हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट हो, ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें, एक्टिविटीज़ हो इकोनॉमी में, और जब इकोनॉमी रिकवर करे तो वो जो भी स्पेंड कर रहे हैं उनको जो उनका मुआवजा है, जो उनका प्रॉफिट है वो उनको मिले। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो लग रहा है वो, अगर हम स्टिमुलस की बात करें, फिजिकल स्टिमुलस की बात करें, तो वो एक तरह का इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों के बीच में जो है टसल रहता है, और जो भी आरबीआई जो नई पॉलिसी बताता है या एडवाइस देता है, गवर्नमेंट उसके ऊपर ज़्यादातर विचार नहीं करती, उसको एक किनारे रखकर चलती है। तो यहाँ पर बात की गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इकोनॉमी स्टार्ट की है, उसके रिवाइवल के एफर्ट्स भी शुरू किए हैं, जिसमें उन्होंने क्या किया है, लार्ज लिक्विडिटी इन्फ्यूजन की है। जैसे रिसेंटली एक पैकेज आया था जिसमें बोला गया 20 लाख करोड़। तो ये एक लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है इंडियन इकोनॉमी में, जो कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं इनको जो है हाथ में पैसा पकड़ाया जाए, जो कि उस पैसे से वो आगे मैन्युफैक्चरिंग करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, डिमांड जो है वो बढ़े, प्रोडक्शन की जो सप्लाई चेन है वो आगे आए। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो था ये 20 लाख करोड़ का पैकेज बनाया गया। लेकिन यहाँ पर बात की गई है लिक्विडिटी तो बहुत लार्ज पैमाने में करने की बात कही गई है, यहाँ पर बात बोली गई है अभी इतना पैसा एक्चुअली में हाथ में आया नहीं है किसी के। लेकिन दोबारा अगर बात करें, जो एडिशनल स्पेंडिंग है जो कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए अलग अलग सेक्टर्स में, वहाँ पर अभी भी बहुत कमी है, बहुत कम है। तो आगे यहाँ पर बात की गई है अंडरलॉक एंड कीनीज जो है इकोनॉमिस्ट रहे हैं। 36 में इनकी किताब आई थी जिसमें इन्होंने बोला था कि 1929 के डिप्रेशन, जो कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था पूरी वर्ल्ड इकोनॉमीज में, उससे कैसे बचा जाए। तो यहाँ पर उनकी थ्योरीज की बात तो नहीं कही गई है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कीनीज की थ्योरी के बारे में। उन्होंने कहा था कि अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज जो हैं अपने दम पर अगर दोबारा खड़ी नहीं हो पा रही हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ा सा बोझ खुद उठाए, अलग अलग सेक्टर्स में
जो है इन्वेस्टमेंट करे और जो कैपिटलिस्टिक लोग इकोनॉमी को चला रहे थे इनको थोड़ा सपोर्ट करे ताकि जो कि इकोनॉमी जो है सही तरीके से चल पाए। तो काफ़ी समय तक जो था 50% ऑफ जीडीपी जो था, जैसे यूएस की इकोनॉमी थी, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर से ही आता रहा था। बाद में कैपिटलिस्टिक जो दोबारा उभरे और इकोनॉमी को राइज किया। तो यहाँ पर जो ऑथर बात बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो इन थ्योरीज का जो इम्पैक्ट है, जो प्रोडिक्ट है, वो बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर लिक्विडिटी की बात करें इकोनॉमी में, तो इससे जो है एग्रीगेट डिमांड जो है वो कोलैप्स हो रही है, जिससे कि जिसको हम बोलते हैं केनीशियन लिक्विडिटी ट्रैप, केनीशियन लिक्विडिटी जाल। जैसे गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ कहा है कि वो देंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चले जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिमांड जो राइज हो जाएगी। तो अगर डिमांड राइज नहीं होती तो वो जो सारा का सारा पैसा है वो एक लिक्विडिटी ट्रैप में चला जाएगा, जिसको बोला जाता है केनीशियन लिक्विडिटी ट्रैप। तो केनीशियन ने ये भी सजेशन दी थी कि जो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जब इकोनॉमी जो है सही नहीं है, उसको स्टिमुलस करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट्स जो है उनको घटाना चाहिए। जो फाइनेंशियल सिस्टम है जो कि फंड्स के बगैर चल रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम, उसको सही करने की ज़रूरत है। जो बैंकर्स हैं, अगर बैंकर्स की बात करें, यहाँ पर जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो फ्लश विद फंड्स हैं, पैसा है, लेकिन जो बैंकर्स हैं वो आगे पैसा नहीं देना चाहते, जो लोन है वो प्रोवाइड नहीं करना चाहते, जो बिजनेसेस हैं वो भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जो कंज्यूमर्स हैं वो भी जो है अपना पैसा जो है बाहर नहीं बेचना, बाहर जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, कोई भी जो गैर जरूरी चीज़ है वहाँ पर अपने पैसे को खर्च नहीं करना चाहते। तो ऐसी तो सिचुएशन बन चुकी है अभी के दौर में पूरी वर्ल्ड इकोनॉमीज में, खासतौर पे इंडिया में। ऐसी सिचुएशन जो आगे भी अगर इस सिचुएशन रही तो इकोनॉमी जो है डीप रिसेशन में जाने का खतरा जो है वो मंडरा सकता है भारतीय इकोनॉमी के ऊपर। आगे बात की गई है कि जो भारत के पब्लिक पॉलिसी मेकर्स हैं इनको 3 महीने लग गए जो पहली जो फिस्कल स्टिमुलस की जो पॉलिसी है वो लेकर आने में। और आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो अलग अलग जो अदारे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जो प्रोफेशनल फोरकास्टर हैं, वो इंडिया की जो ग्रोथ है उसको नेगेटिव में शो कर रहे हैं कि आने वाले समय में नेगेटिव में ग्रोथ चली जाएगी इंडिया की। और आगे ये भी बात की जा रही है कि जो वी शेप्ड रिकवरी है वो देखने को मिल सकती है नेक्स्ट फिस्कल ईयर में। तो वी शेप्ड रिकवरी होती है जैसे अगर कोई चार्ट बनता है तो चार्ट में एक लाइन ऊपर नीचे जाती है। तो अगर ऐसे ऊपर नीचे कोई लाइन जा रही है तो कभी जो है रिसेशन आ रहा है तो कभी जो है रिकवरी हो रही है। तो इस जो शेप को, वी शेप को हम वी शेप रिकवरी के नाम से जानते हैं। आगे यहाँ पर और बात की जा रही है कि आने वाले समय में एक नए स्टिमुलस पैकेज की जरूरत है। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि जो स्टार्टिंग में 3 टीज की बात की थी, तो उसमें जो फर्स्ट टी है टाइमिंग, उसमें हम पहले ही बहुत लेट चल रहे हैं। तो जो अभी जुलाई में जो नंबर्स आए हैं जून के बारे में, तो उसमें ये देखा गया है कि मोस्टली जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर हालत जो है इतनी अच्छी नहीं है। तो जो इन्वेस्टमेंट है, जो स्टिमुलस पैकेज चाहिए, वो आउट ऑफ टाइम जो है चल रहा है। उसके अलावा और जो बात की गई है कि जो वर्ल्ड की और जो वेल्दीएस्ट इकोनॉमीज हैं वहाँ पर जो है दूसरा फिस्कल स्टिमुलस पैकेज जो है आ चुका है, लेकिन जो एक लो पर कैपिटा इनकम इकोनॉमी है जो कि पहले से ही स्लो डाउन को जो विटनेस कर रही थी, जैसे इंडिया की, हम यहाँ पर इंडिया की ही बात की गई है, पिछले साल से ही इंडिया की जो इकोनॉमी काफ़ी डाउन चल रही थी, डिमांड बहुत कम हो गई थी। खासतौर पे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था उन्होंने तो कारें की प्रोडक्शन करनी ही बंद कर दी थी। तो अभी भी प्रोडक्शन जो है पिछले काफ़ी समय से बंद पड़ी हुई है। तो इंडिया जैसे मुल्क में जहां पर लो पर कैपिटा इनकम है और पहले से ही स्लो डाउन था, लेकिन कोविड-19 के आने के बाद और जो सिचुएशन जो है
वर्स्ट हो चुकी है, तो वहां पर तो जो स्टिमुलस पैकेज है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसके आगे यहाँ पर बात बोल रहे हैं, फ्रॉम व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम ए फ्यू पॉलिसी मेकर स्टेटमेंट्स एंड मीडिया रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू टाइम द स्टिमुलस व्हेन देयर इज मोर सर्टेनिटी दैट द मनी विल बी वेल स्पेंट। सो इसके बारे में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि बहुत ज़्यादा सर्टिनिटी है कि जो पैसा जो है अभी स्पेंड किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बात की गई है, इफ वी नो फॉर सर्टेन दैट ए वैक्सीन इज ऑन इट्स वे, ए गवर्नमेंट स्पेंडिंग पैकेज विल फाइंड मोर एंथुसियास्टिक टेकर्स, और ए स्पेंडिंग प्रोग्राम विल वर्क वेल ओनली व्हेन देयर इज फुल अनलॉकिंग। दीज आर इनक्रेडिबली स्ट्रेंज आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पर बात की गई है, कुछ लोग बात बोल रहे हैं कि जब वैक्सीन आएगी तो गवर्नमेंट जो है अपना पैकेज देगी। तो दूसरी यहाँ पर बात बोली गई है कि गवर्नमेंट तब अपना पैकेज जो है अनाउंस करेगी जब पूरी तरह से इकोनॉमी जो है खोल दी जाएगी, ओपन कर दी जाएगी सभी सेक्टर्स में। तो देखो, जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है ये तो बहुत बुरा इम्पैक्ट बढ़ रहा है सभी इकोनॉमीज में, और बहुत सारे नेशन जो है वैक्सीन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। बहुत सारे नेशन जो है दावा कर चुके हैं कि हमने वैक्सीन जो है बना ली है, जहां वैक्सीन के ऊपर जो है हम काम लगभग पूरा कर चुके हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोचकर चल रही है कि वैक्सीन आएगी तो तभी जो वो सेकंड स्टिमुलस पैकेज लाएंगे तो उसको लाने का फायदा होगा, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा। अगर इकोनॉमी पूरी खुल जाएगी, लोग पैसा खर्चना शुरू कर देंगे अगर वैक्सीन आती है, तो ये सही आर्गुमेंट्स नहीं है। ये कोई जो सही बात जो है नहीं लग रही है, क्योंकि वैक्सीन कब आएगी इसके बारे में भी अभी कोई पक्का पता नहीं है। अगर हम वैक्सीन की वेट करते रहेंगे तो ये जो फिस्कल ईयर है 2020-2021 तो ये पूरा का पूरा चला जाएगा, और अगर हम कैलकुलेशन करेंगे नेशनल इनकम में तो उसमें बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिलेगा। जो हमारी इनकम है, जो ग्रोथ है, वो नेगेटिव में चली जाएगी। उसके आगे यहां पर बोला गया है कि इकोनॉमी को स्टिमुलस की जरूरत तब होती है, बैलेंस करने की जरूरत तब होती है जब हर तरह की जो अनसर्टेनिटीज हैं, जो विपताएं हैं, वो अपने पीक पर हों। और अभी जो सिचुएशन चल रही है इंडिया में ये ऐसी ही है। लोग जो है, इन्वेस्टर्स जो है अपने इन्वेस्टमेंट बैक ले रहे हैं, और कंजप्शन भी जो है वो नहीं हो पा रही है उस लेवल पर। लोग अपना पैसा भी जो है बाहर नहीं खर्च कर रहे हैं फालतू में। अभी जो सिचुएशन है, अभी जो अनसर्टिनिटी है, ये अपने ह्यूज लेवल के ऊपर है। तो अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि स्पेंड करे, जो है डिमांड जो है उसको राइज करे। अभी के दिनों में जो डिमांड है उसकी सिचुएशन जो है बहुत खराब है, बहुत डिमांड का लेवल बहुत गिर चुका है। कोविड-19 के केसेस भी और बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। जो है डेली के जो 40 से 50 हजार के बीच में केसेस आ रहे हैं, जो कि सही न्यूज नहीं है। और इससे जो है जो बिजनेसेस हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको भी नहीं पता कि ये कब तक चलेगा, कि आने वाले 3 जो महीने तक ये खत्म होगा या नहीं होगा। सो ये जो एक सुविधा है, जो एक सिचुएशन है, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ये हर एक के माइंड में अभी बनी हुई है। तो गवर्नमेंट को अभी चाहिए कि जो सेकंड स्टिमुलस पैकेज है उसको अनाउंस करे। तो उसके आगे यहाँ पर बोला गया है, अगर कोई स्टिमुलस पैकेज आता है तो उससे जो है इन अनसर्टेनिटी का जो साइकिल बना हुआ ये टूट सकता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली स्पेंड करेगी और लोगों के हाथ में पैसा जाएगा। लोग जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं उसी पैसे से। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बड़े, वो शुरू होंगे तो लोगों को जॉब मिलेगी। इसका जो है एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस करके चलती है। सेकंड स्टिमुलस पैकेज अगर वो लेकर आती है, बड़े पैमाने पर वो इन्वेस्ट करती है। तो उसके आगे यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि यहाँ पर हमेशा ये लैग रहा है, सब्सटैंशियल लैग रहा है बिटवीन अनाउंसिंग ए गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्रोग्राम एंड गेटिंग द मनी आउट फॉर स्पेंडिंग। कि सरकारें बातें तो बोल देती हैं कि वो इतने लाख करोड़ का पैकेज लेकर आए हैं, या फिर किसी भी आपदा से निपटने के लिए कि ये पैकेज किसी गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल बिहार में फ्लड्स आए तो हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कुछ ना कुछ पैकेज दे देती है, लेकिन वो पैसा हाथ में आता है या नहीं आता है, या आता है बहुत लेट आता है, इसके बारे में जो है
कंफ्यूजन रहती है हमेशा। तो अभी भी यहाँ पर ऑथर ने यही बात बोली है कि पैसे की अनाउंसमेंट तो कर दी जाती है लेकिन हाथों में पैसा नहीं पहुंचता है। सो ये भी अब आगे बोल रहे हैं कि मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड मे बी अनाउंस्ड बट वीक्स विल पास बिफोर ए सिंगल रुपीज स्पेंड। कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तो अनाउंस कर दिया जाता है लेकिन उसके ऊपर जो पैसा लगता है उसके लिए बहुत समय लग जाता है, हफ्तों के हफ्ते जो है बीत जाते हैं। आगे नेक्स्ट इसी आर्टिकल का जो आगे पार्ट हम डिस्कस, सो आगे बात की गई है कि अगर हम अज्यूम करके चलें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक प्लान रेडी है फिस्कल स्टिमुलस के लिए, फिर भी जो है अगर वो गवर्नमेंट जो है पैसा भेजेगी तो वहां पर भी एक दिक्कत आती है कि अगर जो सीरियस स्पेंडिंग होती है पब्लिक स्पेंडिंग उसमें बहुत सारा समय लग जाता है लोगों के हाथ तक पैसा पहुंचने तक। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर शुरू करना है उसकी बिडिंग होती है, उसके टेंडर्स दिए जाते हैं, तो उसके लिए भी आगे बहुत समय लगता है अगर गवर्नमेंट रेडी भी है तो यहाँ पर जो है टाइम की वैल्यू की बात की गई है कि हमें टाइम को है सेव करके चलना चाहिए। जो टाइम चला गया वो दोबारा हाथ में नहीं आएगा। तो इससे गवर्नमेंट को थोड़ा देखना चाहिए कि वो अपने जो प्रोजेक्ट्स है उसको टाइमली अनाउंस करे ताकि कि आगे लोगों तक उसका फायदा जो है वो भी टाइम पे पहुंच सके। तो इसके बारे में यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं। तो आगे यहाँ पर बहुत बात बोल रहे हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इतना डिले क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके बारे में पता नहीं क्या रीजन है कि पॉलिसी मेकर्स जो है वो आगे पॉलिसी नहीं लेकर आ रहे हैं फिस्कल स्टिमुलस की। तो आगे बोल रहे हैं कि हम सेकंड मंथ में आ चुके हैं, सेकंड क्वार्टर के फिस्कल ईयर 21 के। अभी हमारे पास सिर्फ 8 महीने बचे हैं कि अगर हम कुछ चेंज लाना चाहें फाइनेंशियल ईयर में हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में तो वो अभी हम इन 8 महीने में ला सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट किसी सर्टेनिटी के ऊपर फोकस करके चल रही है कि वैक्सीन आएंगी तो हम जो है तो वैक्सीन का तो पता नहीं है वो कब आएंगी, लेकिन अगर उसी की वेट करेंगे तो समय बीतता जाएगा, पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि कोरोना वायरस का जो पीक है अभी जो है समर में और आगे जाने वाला है। तो आगे लास्ट में यही बात बोल रहे हैं आर्टिकल के एंड में। सो इफ वी आर वेटिंग फॉर ऑल द सर्टेनिटी बिफोर अनाउंसिंग ए स्टिमुलस that may take weeks to implement and then we are effectively washing our hands off for fiscal year 21। so अगर हम वेट करते रहेंगे तो हम जो हमारा फिस्कल ईयर 21 है उसमें अगर अच्छी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देनी थी तो उससे हम हाथ धो बैठेंगे। और अगर जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं आर पॉलिसी मेकर्स ओके विद नॉट फाइटिंग द डीपेस्ट रिसेशन इन एवरी इंडियंस लिविंग मेमोरी। सो ये उनके ऊपर है कि अगर वो सही समय पर इस डीपेस्ट रिसेशन को सही तरीके से फाइट नहीं करते तो उनको हमेशा के लिए जो है याद रखा जाएगा सो इंडियन मेमोरी में। सो ये था आर्टिकल। इसके आगे इस आर्टिकल में थोड़ी सी जो दो लाइंस हैं मैं अभी डिस्कस करूंगा। कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं ऐसी सिचुएशन जहां पर स्टिमुलस को डिले किया जाता है उसको हिस्टेरिसिस भी बोल रहे हैं कि एक बड़ा जो है नेगेटिव इकोनॉमिक शॉक मिलने वाला है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा नेगेटिव में इकोनॉमिक ग्रोथ जाने वाली है। कोविड-19 जो है इससे बहुत बुरी तरह से एक नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा, इकोनॉमिक शॉक मिलेगा। एंड इफ द शॉक इज अलाउड टू प्ले आउट विदाउट एन इफेक्टिव एक्सटर्नल इंटरवेंशन इट इज मोर देन लाइकली देयर विल बी ए डैमेज। सो अगर इसको हम सही तरीके से नहीं देखेंगे, एक्सटर्नल इंटरवेंशन कोई भी स्पेंडिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो इकोनॉमी का हाल होगा उसमें जॉब्स चली जाएंगी, बिजनेस जो बर्बाद हो जाएंगे, जो मिडिल इनकम फैमिलीज हैं वो गरीबी में चली जाएंगी, जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो खत्म हो जाएगी और आने वाले समय में जो है सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। सो समय है कि भारत सरकार को जो है फिस्कल स्टिमुलस भी ले आए क्योंकि हम वैसे ही जो है बहुत लेट चल रहे हैं। सो अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। सो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है लेड पॉइजन के बारे में। सो लेड पॉइजन ये क्या होता है, ये जो हमारे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र जो है 5 साल के अंदर अंदर होती है
अगर उनके ब्लड में लेड की मात्रा 5 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा पाई जाती है या फिर 5 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर पाई जाती है, तो ज़रूरत है एक अर्जेंट एक्शन की। ऐसे बच्चों की जो ज़िंदगी है वो खतरे में है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो है हर जो तीसरा बच्चा है वो इस तरह के जो है ब्लड लेड से जो है जो प्रभावित है। तो ये जो रिपोर्ट दी गई है, ये रिपोर्ट आई है यूनिसेफ से और प्योर अर्थ, ये दोनों जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बच्चों के लिए काम करती हैं, एनवायरनमेंट के लिए काम करती हैं। सो लेड क्या होता है? सो लेड जो है एक तरह का पोटेंट न्यूरोटॉक्स होता है जो कि इररिपेरेबल हार्म देता है खासतौर के बच्चों के दिमाग को। सो इससे जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है उनको जो है ज़्यादा नुकसान होता है। जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं जो कि इस लेड पॉइजन से प्रभावित होते हैं, उनकी भी जो लाइफ है, जो किडनीज हैं वो डैमेज हो सकती हैं और उनको जो दिल की बीमारियां हैं वो लग सकती हैं आगे आने वाली ज़िंदगी में। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को ऐसी लेड पॉइजनिंग से जो है बचाकर रखें। खासतौर पे इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस हो चुके हैं इसके। जो टॉप वर्स्ट हिट कंट्रीज है वर्ल्ड की, उसमें इंडिया टॉप मोस्ट है जिसके 276 मिलियन केसेस हैं। सो ये दिमाग को जो है डैमेज करती है काफ़ी बुरे तरीके से, किडनी को डैमेज करती है। तो ज़रूरत है इससे बचने के लिए अवेयर रहने के लिए और बच्चों को हेल्दी डाइट दें। बच्चों को जो दूध दही आप दे रहे हैं कोशिश हो कि वो फ्रेश से फ्रेश दूध हो, फ्रेश से फ्रेश जो अभी आप डाइट उनको दे रहे हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन की भरमार हो। उसके बाद लास्ट आर्टिकल है, चलिए डिस्कस करते हैं। सो ये जो आर्टिकल है ये थोड़ा हटके है बाकी आर्टिकल से। सो यहाँ पर क्रिएटिव पेडागोगी की बात की गई है। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं उन्होंने अपने बारे में बताया है कि वो पिछले 40 सालों से जो है एजुकेशन सेक्टर में है। वो एज ए टीचर, एज ए रिसर्चर, ट्रेनर, एग्जामिनर और एडवाइज़र काम कर चुके हैं। वो हर एक तरह से लोगों से मिले हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस पे उन्होंने काम किया है। अलग अलग सिस्टम जो एजुकेशन के वहाँ पर वो रहे हैं, बिजनेस, गवर्नमेंट्स, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। आगे वो बोल रहे हैं, आई हैव डायरेक्टेड प्रैक्टिकल इनिशिएटिव्स विद स्कूल्स एंड गवर्नमेंट्स, taught in universities and helped to set up new institutions। उसके बाद और आगे बोल रहे हैं कि I have been pushing for more balanced and individualized and creative approaches to education। I am often asked the same question। मैं अपने आप से भी यही सवाल पूछता हूँ कि एजुकेशन के साथ क्या खराबी चल रही है और क्यों चल रही है। एजुकेशन जो है उसको रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है। सो अगर वो रीइन्वेंट होती है तो वो कैसे दिखेगी? एंड इफ़ यू से आई कैन मेक अ डिफरेंस इन एजुकेशन देन वेयर डू आई बिगिन। अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन में कुछ फ़र्क लाया जाए, चेंज लाया जाए, तो वो आप कहाँ से शुरू करेंगे? ये पूरी सोच है जो टीचर हैं, जो ऑथर हैं उनके बारे में। तो आगे वो डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो इस सेक्टर में जिन्होंने सक्सेस हासिल की है, इसी तरह की जो है स्ट्रेटजीज अपनाकर, चेंज लाने की स्ट्रेटजीज को अपनाकर बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने सक्सेस को हासिल किया है सिस्टम में, लेकिन बहुत ही हाई प्राइस चुकाकर। हाई प्राइस में अगर हम बात करें तो पूरी ज़िंदगी लग जाती है ऐसा चेंज लाने के लिए, ऐसा आंदोलन करने के लिए। और जो इनकम होती है, इनकम सोर्स, वो इतना बड़ा नहीं रह पाता। कभी कभी अकेले भी चलना पड़ता है, लोग साथ नहीं भी आते हैं। तो ये बहुत बड़ा हार्ड वर्क होता है अगर हम किसी भी सेक्टर में जो है चेंज लाने की कोशिश करते हैं। तो उसके आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि जो स्टैंडर्ड्स मूवमेंट है, कोई भी अगर तब्दीली का कोई बड़ा मूवमेंट है, जो स्टैंडर्ड्स मूवमेंट अगर इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर भी उनको जो है फेलियर का प्राइस जो है देना पड़ता है। उसके आगे यहाँ पर बात बोली गई है, टू ऑफन दोज who are succeeding are doing so in spite of the dominant culture of education।
नॉट बिकॉज ऑफ इट। सो आगे यहाँ पर लास्ट में बोला गया है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। सो अगर आप स्टूडेंट हैं, चाहे एजुकेटर हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चाहे कोई पॉलिसी मेकर हैं, सो इफ यू आर इन्वॉल्व इन एजुकेशन इन एनी वे, यू कैन बी ए पार्ट ऑफ चेंज। आप चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए उन्होंने यहाँ पर 3 बातें यहाँ पर बोली हैं जिनको कि हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले उन्होंने बोला है ए क्रिटिक ऑफ द वे थिंग्स आर, कि जैसे कोई थिंग्स चल रही हैं, काम चल रहा है, उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए जो आपको लगता है जहाँ पर चेंज हो सकता है और चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरा है ए विजन ऑफ हाउ दे शुड बी, कि आपके पास ये विजन हो कि आप उनको उस क्रिटिसाइज का सोल्यूशन भी दें कि इस चीज़ को हम ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। लास्ट में बोला गया है ए थ्योरी ऑफ चेंज फॉर हाउ टू मूव फ्रॉम वन टू अदर। एक आप थ्योरी ऐसी बनाएं कि अगर आपने कोई भी चेंज करना है उसमें बताया जाए कि कैसे चलना है, कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर में कभी समय था कि बोर्ड पर पढ़ाई होती थी, लेकिन अभी वो जो बोर्ड हैं वो पूरी तरह से चेंज हो गए हैं। वहाँ पर कोई चौक नहीं है, सीधे कंप्यूटर लगा दिया जाता है और जो नई नई टेक्नोलॉजी हैं उनको यूज़ करके एजुकेशन को जो है और जो है सही तरीके से बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। बहुत सारी ऐप्स आप देख सकते हैं जो अलग अलग कंपनीज की द्वारा एजुकेशन सेक्टर में लॉन्च की गई हैं, जो बच्चों को काफ़ी पसंद भी आती हैं। इसके अलावा जो है बच्चों का जो थिंकिंग लेवल है, जो बच्चे की सोचने की शक्ति है, उसको भी सुधारने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो उसको तभी सुधारा जा सकता है जो पहले से चलती जो पॉलिसी आ रही है, जहाँ जो पहले से सिस्टम बना हुआ है उसको अगर हम चेंज करें। सो बच्चों के अंदर एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों को कोई किताब पढ़ाकर उसमें से हम क्वेश्चन डाल रहे हैं, लेकिन बच्चों को ये सोचने पर मजबूर नहीं कर रहे हैं कि वो अपने सोचने की शक्ति को बढ़ाएं, जिससे कि वो अपनी सोचने की कैपेसिटी को और मजबूत करें, अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करें, तो फिर आने वाले समय में भी हम अपने देश को ढंग के साइंटिस्ट, रिसर्चर नहीं दे पाएंगे जिनकी कि देश को अभी भी बहुत ज़रूरत है। सो ये था आज का द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आपको एडिटोरियल अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आई है, जहाँ कहीं पर कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस एडिटोरियल एनालिसिस को आप शेयर करो, ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जहाँ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक अच्छा एनालिसिस उनके पास अवेलेबल हो सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।